क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायल केज मोटर। तीन फेज गिलहरी पिंजरा मोटर को 6 प्रकार ए बी सी डी ई और एफ विद्युत अभिलक्षणों के अनुसार डिजाइन किया जाता है और इसी आधार पर इन मोटरों को प्रमाणीकरण किया जाता है। मानक गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर जिसके रोटर में लघु खांचा होता है और वर्ग ए मोटर रे कहलाती है। इस कारण वर्ग ए मोटरें सामान्य कार्यों में उपयोग की जाती है क्योंकि इन मोटरों का स्टार्टिंग टॉर्क सामान्यतः स्टार्टिंग करंट वह स्लिप भी सामान्यतः होती है। इन 4 विशेष डिजाइन एडी तक सामान्य गिलहरी पिंजरा मोटरें ये 4 प्रकार के वर्ग ही प्रेरण मशीनों के सभी व्यवहारिक कार्य करने में सक्षम है। गिलहरी पिंजरा मोटर्स के वर्ग की बात करेंगे तो प्रारंभिक परीक्षणों के अभिलक्षणों के अनुसार वर्ग में प्रारंभिक स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग धारा और स्लिप। तो वर्ग ए में जो स्टार्टिंग टॉर्क समान होता है, करंट समान होता है, स्लिप भी समान। वर्ग बी में स्टार्टिंग टॉर्क समान, स्टार्टिंग करंट कम, स्लिप समान। सी में जो स्टार्टिंग जो होता है टॉर्क उच्च, स्टार्टिंग करंट निम्न और स्लिप समान होता है। डी में जो होता है स्टार्टिंग जो टॉर्क होता है उच्च, स्टार्टिंग करंट निम्न और स्टार्टिंग स्लिप उच्च। ई में जो होता है स्टार्टिंग जो टॉर्क होता है निम्न, स्टार्टिंग करंट समान और स्टार्टिंग स्लिप निम्न। और एफ टाइप में जो होता है स्टार्टिंग टॉर्क निम्न यानी कम, स्टार्टिंग करंट निम्न और स्टार्टिंग जो स्लिप होता है समान। ए वर्ग मोटर जो होता है इन मोटरों का वर्गीकरण निम्न रोटर परिपथ प्रतिरोध व प्रतिघात के अनुसार किया जाता है। इसकी बंद रोटर करंट फुल वोल्टेज पर सामान्यतः फुल लोड करंट की 6 गुना होता है क्योंकि इसकी स्टार्टिंग करंट निम्न प्रतिरोध के कारण बहुत अधिक होती है। ये बहुत कम सर्कन यानी कि एस इज लेस दैन 0.01 या पूर्ण लोड पर परिचालित होती है जहां पर स्टार्टिंग करंट की बहुत कम आवश्यकता होती है। ऐसे लोड परिस्थितियों में यह मोटर उपयुक्त रहती है। इस प्रकार की मोटर के रोटर छड़ की संरचना पिक्चर 1 में दर्शाई गई है। पिक्चर्स में 1 में दिखाया गया है ये लीकेज लो लीकेज फ्लक्स है। ये हाई यूजुअल मतलब कि हाई यूजफुल फ्लक्स होता है। और यह जो हमारा दिखाया गया है मोस्ट पॉपुलर टाइप रोटर बार्स क्लोज टू द सरफेस गिव रिलेटिविटी लो रोटर रिएक्टेंस स्लिप इज लो। यह क्लास ए मोटर। बी मोटर्स जो होता है बी टाइप्स के मोटर ये सामान्य कार्यों के लिए उपयोग होने वाली मोटर होती है जिनका स्टार्टिंग टॉर्क व स्टार्टिंग करंट भी सामान्य होते हैं। इन मोटरों का स्पीड रेगुलेशन कम होता है जो कि पूर्ण भार क्षमता पर 5% से भी कम होता है। रेटेड 4-15% पर स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है जो कम चाल वाली और बड़ी मोटरों का होता है। अतः वास्तविक यह है कि इन मोटरों का प्रारंभिक धारा कम होती है जो कि फुल लोड मान की लगभग 600% होती है। वर्ग बी की मोटर के रोटर छड़ की संरचना दर्शाई गई है। यह जो है हमारा हाई लीकेज फ्लक्स और ये मीडियम यूजफुल फ्लक्स और यह जो होता है डीप एंड नैरो टू रोटर बार्स प्रोड्यूस हाई रिएक्टेंस ड्यूरिंग स्टार्टिंग स्लिप इज लो। क्लास बी मोटर। क्लास बी मोटर्स सामान्य कार्यों के लिए उपयोग होने वाली मोटरें होती हैं जिनका स्टार्टिंग टॉर्क और स्टार्टिंग करंट भी सामान्य होते हैं। इन मोटरों का स्पीड रेगुलेशन कम होता है जो पूर्ण भार क्षमता पर 5% से भी कम होता है। रेटेड चाल 15% पर स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है जो कम चाल वाली और बड़ी मोटरों का होता है। अतः वास्तविक यह है कि इन मोटरों की प्रारंभिक धारा कम होती है जो फुल लोड मान की लगभग 600% होती है।
पिक्चर वर्ग बी यानी 2 वर्ग बी की मोटर के रोटर छड़ की संरचना दर्शाई गई है। अब यह आपका हाई लीकेज फ्लक्स है, मीडियम यूजफुल फ्लक्स और डीप एंड नैरो रोटर बार्स प्रोड्यूस हाई रिएक्टेंस ड्यूरिंग स्टार्टिंग स्लिप इज लो। क्लास सी टाइप का मोटर जो होता है वर्ग बी की तुलना में वर्ग सी मोटरों का स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है। स्टार्टिंग करंट समान होती है, स्टार्टिंग करंट समान होती है और फुल लोड पर 0.05 से भी कम स्लिप पर चलती है। रेटेड चाल पर स्टार्टिंग टॉर्क लगभग 20% होता है और मोटर को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि यह फुल लोड पर स्टार्ट हो सकती है। यानी कि जब बात करते हैं रेटेड चाल पर तो स्टार्टिंग टॉर्क लगभग 200% होता है और मोटर को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि यह फुल लोड पर स्टार्ट हो सकती है। इस वर्ग की मोटरें विशेष तौर पर कन्वेयर्स, रेसिप्रोकेटिंग पंप और व कंप्रेसर के लिए उपयोग की जाती है। पिक्चर 3 में वर्ग सी मोटर की रोटर छड़ की संरचना दिखाई गई है। बात करते हैं इसका जो है हाई लीकेज फ्लक्स, हाई रेसिस्टेंस वाइंडिंग, ये हाई लीकेज फ्लक्स, हाई रेसिस्टेंस वाइंडिंग और इसका जो है आपका लो रेसिस्टेंस वाइंडिंग, ये मीडियम यूजफुल फ्लक्स। अब बात करते हैं इसे आउटर बार्स गिव ए बेटर स्टार्टिंग एट नॉर्मल स्पीड मोड करेंट फ्लो इन द इनर वाइंडिंग स्लिप इज लो। यह जो होता है सी क्लास मोटर। बात करते हैं डी वर्ग मोटर में, तो क्लास डी मोटर्स जो होता है विशेषतः उच्च स्लिप हाई स्टार्टिंग टॉर्क अपेक्षाकृत लो स्टार्टिंग करंट वाली मोटरें होती है। परिणाम स्वरूप फुल लोड पर उच्च स्लिप होने से इन मोटरों की दक्षता अन्य वर्ग वाली मोटरों से कम होती है। टॉर्क चाल के वक्र के शिखर में इसका स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क का 300% होता है। पिक्चर 4 में वर्ग डी मोटरों के रोटर छड़ की संरचना दर्शाई गई है। यह जो होता है आपका लो लीकेज फ्लक्स और इसे हाई यूजफुल फ्लक्स बोला जाता है और यह जो होता है रोटर बार्स मेक द यूजफुल फ्लक्स एंड हाई स्लिप इज हाई एंड इफिशिएंसी इज लो। यह जो होता है डी क्लास मोटर का। तो अब बात करते हैं क्लास ई मोटर्स। वर्ग ई मोटर्स के रोटर की संरचना पिक्चर बी में दर्शाई गई है, जिसका स्टार्टिंग टॉर्क निम्न व धारा स्लिप भी निम्न होता है। तो पिक्चर 5 में दिया गया है, 5 में लो लीकेज फ्लक्स, हाई यूजफुल फ्लक्स एंड द बार्स आर एज लो रेसिस्टेंस वाइंडिंग प्लेस टू गिव लो रिएक्टेंस स्लिप। तो क्लास ई मोटर्स। अब बात करते हैं क्लास एफ मोटर। वर्ग एफ मोटर के रोटर की संरचना पिक्चर 6 में दिखाई गई, जिसका स्टार्टिंग टॉर्क प्रारंभ लघु निम्न व करंट व स्लिप समान होती है। तो इसमें बात करेंगे तो मीडियम लीकेज फ्लक्स है, ये मीडियम यूजफुल फ्लक्स और इसे बोला जाता है बार्स हैव लो रेसिस्टेंस एंड आर फ्लैश टू गिव हाई रिएक्टेंस, ए क्लास एफ मोटर। जब मोटर स्थिर अवस्था में होती है तो उस समय मोटर धारा की आवृत्ति सप्लाई आवृत्ति के समान होती है, परंतु जब रोटर घूमना शुरू करता है तो रोटर आवृत्ति सापेक्ष गति पर या स्लिप स्पीड पर निर्भर हो जाती है। माना कि स्लिप स्पीड पर रोटर करंट एफ की आवृत्ति है तब। तो एन एस जो होता है इसमें एन एस जो सिंक्रोनस स्पीड माइनस एन बराबर 120 इंटू एफ बटा पी। ऑल्सो एन एस सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120 इंटू एफ बटा पी। तो एक दूसरे को भागने पर एफ बटा एफ एन एस माइनस एन एन एस बराबर एस एफ इक्वल टू एस एफ, यानी कि एस एफ निकलेगा, यानी कि स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी। अब बात करेंगे हम इंसुलेशन टेस्ट ऑन 3 फेज इंडक्शन मोटर। बात करते हैं प्रायः यह कहा जाता है कि विद्युत एक अच्छा नौकर है, मतलब कि प्रायः कहा जाता है कि विद्युत एक अच्छा
नौकर है, परंतु यह पूरा मालिक है। इसलिए कहा जाता है कि विद्युत बहुत उपयोगी है, परंतु इसके कारण दुर्घटनाएं हो सकती है। यदि कोई लापरवाही करता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। बहुत अधिक दुर्घटनाएं जो विद्युत मोटरों में होती है, वे लीकेज धारा के कारण होती है, जो मोटर के चालक भाग से अचानक भाग की तरफ प्रवाहित होती है। इसका मुख्य कारण इंसुलेशन का कमज़ोर होना, जो कि मोटर के इंसुलेशन पदार्थ के खराब होने से होता है। वाइंडिंग तारों के ऊपर उपयोग हुआ इंसुलेशन पदार्थ व तारों के बीच हुआ इंसुलेशन और प्रचलित कोड खांचों में उपयोग हुआ इंसुलेशन पदार्थ निम्नलिखित कारणों से क्षतिग्रस्त हो जाती है। वायुमंडल में नमी, एग्जाम्पल तो बंदरगाह में विद्युत मशीनें, रसायन व उनकी भाप का वातावरण में उपलब्ध होने से, उदाहरण रासायनिक संयंत्र में विद्युत मशीनें। अब बात करते हैं वातावरण में उच्च तापमान, उदाहरण के लिए इस्पात, रोलिंग मिल में विद्युत मशीनें। मशीनें के स्वयं के कार्य के कारण उच्च तापमान उच्च उत्पन्न करना, उदाहरण पहाड़ों पर विद्युत मशीनें जहां पतली हवा के कारण शीतलन करना कठिन होता है। अब बात करते हैं वाइंडिंग व केबलों पर धूल, गंदगी व तेल के कण जमा हो जाना, उदाहरण के सीमेंट प्लांट, तेल मिल व रासायनिक प्लांट आदि। अब मशीनों पुरानी होने पर जब मशीन पुराना हो जाता है उस कंडीशन, जब इंसुलेशन का क्षय होता है तो इंसुलेशन प्रतिरोध का मान घट जाता है और विद्युत मशीन में धारा फ्रेम की ओर लीकेज होने लगता है। यदि मशीन को उचित विधि से अर्थ न किया गया हो तो लीकेज करंट फ्रेम पर खतरनाक विभव विकसित कर लेता है। यदि कोई फ्रेम के संपर्क में आता है तो उसे खतरनाक घातक आघात लग सकता है। ये लीकेज करंट मापन उपयंत्रों में अशुद्ध पाठ्यांक उत्पन्न कर देते हैं और अन्य विद्युत उपकरणों की कार्यप्रणाली पर भी प्रभाव डालते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय विद्युत कोड ने कुछ न्यूनतम आवश्यक मानक निर्धारित किए हैं जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस के मानक को निर्धारित करते हैं। बात करते हैं कि विद्युत मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध के परीक्षण विधि और राष्ट्रीय विद्युत कोड द्वारा निर्धारित प्रतिरोध का मान, मेथड ऑफ टेस्टिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल मोटर एंड द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस एज पर नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। विद्युत मोटर के परिचालन में लेने से पूर्व इसके इंसुलेशन प्रतिरोध का परीक्षण करना अनिवार्य है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि मोटर के धारा वहन करने वाले भाग व मोटर के धारा वहन से भिन्न धातु भागों के बीच कोई लीकेज नहीं है। उपरोक्त वर्णन किए गए कारणों के कारण परिचालन के दौरान इंसुलेशन प्रतिरोध नष्ट हो जाता है। इंसुलेशन प्रतिरोध जो होता है नष्ट हो जाता है, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि कुछ अंतराल के साथ इंसुलेशन प्रतिरोध का परीक्षण किया जाए। कोई भी मोटर जो परिचालन में हो उसका माह में एक बार निवारक अनुरक्षण हो जाना चाहिए। इंसुलेशन प्रतिरोध के ये मान अनुरक्षण कार्य में लिखे जाने चाहिए और जब भी ये मान स्वीकार मान से कम हो तो मोटर वाइंडिंग को सुखाकर वार्निश करना चाहिए, जिससे मोटर की स्थिति में सुधार हो। कंडीशन एंड एक्सेप्टेबल टेस्ट रिजल्ट। एनी कोड के अनुसार प्रत्येक फेज वाइंडिंग व फेज वाइंडिंग के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध को मापा जाना चाहिए। इस कार्य के लिए 500 वोल्ट और 1000 वोल्ट क्षमता के मेगा ओम मीटर उपयोग करना चाहिए। परीक्षण के समय स्टार बिंदु को खोल कर देना चाहिए। कमजोर इंसुलेशन के कारण दुर्घटना को रोकने के लिए सर्वप्रथम मशीन के सुचालक भाग व फ्रेम के बीच इंसुलेशन प्रतिरोधक का मान चाहिए और थंब नियम के अनुसार मापी गई मान 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। अधिक शुद्धता के लिए मोटर की शक्ति व वोल्टेज क्षमता के आधार पर राष्ट्रीय विद्युत कोड के अनुसार इंसुलेशन प्रतिरोध RI 20/1000 + 2P। यहाँ पर R1 जो होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंसुलेशन प्रतिरोध का मान मेगा ओम में, EN फेज के बीच वोल्टेज, P वोल्टेज जैसे कि मोटर की किलोवाट में रेटेड शक्ति,
और यदि प्रतिरोधक का मापन 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अन्य तापमान पर किया गया हो तो उसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अनुसार सही कर लेना चाहिए। इंसुलेशन प्रतिरोधक मापन के लिए सामान्य निर्देश जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेसिस्टेंस। बात करते हैं किसी विद्युत मोटर का इंसुलेशन प्रतिरोध तापमान व नमी के कारण अधिक यानी 10 से 100 मेगा ओम के बीच परास में होनी चाहिए, परंतु यह तापमान व नमी के कारण अधिक प्रभावित होता है। अतः एक निश्चित मान बताना कठिन है। यदि किसी मोटर का तापमान बढ़ता है तो इंसुलेशन प्रतिरोध तेजी से घटता है। कई बार यह स्वीकार्य मान से भी कम हो जाता है। यदि इस विषय में कोई शंका पैदा हो जाए तो मोटर वाइंडिंग से सुखाना चाहिए। उपरोक्त दी गई समीकरण के द्वारा इंसुलेशन प्रतिरोध का मानक मान की गणना की जा सकती है। किसी भी अवस्था में इसका मान 1 मेगा ओम से कम स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। दूसरी स्थिति में जब किसी दुर्घटनावश धारावाही भाग से धारा विहीन धातु के भाग की और करंट प्रवाहित होता है, उस समय अर्थिंग प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो दोषपूर्ण करंट को भूमि की और प्रभावित करने में कम से कम प्रतिबाधा उत्पन्न करे। इसीलिए सुरक्षा युक्तियों जैसे फ्यूज परिपथ वियोजक, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और फॉल्ट रिले का उपयोग किया जाता है, जिनका कार्य यह है कि यह दूषित मोटर प्रतिरोध को सप्लाई से अलग कर देती है। इस प्रकार यह तब तक संभव नहीं होगा कि जब तक भू प्रणाली की प्रतिबाधा न्यूनतम न हो। यह निम्नलिखित उपयोगों से प्राप्त किया जा सकता है। मोटर फ्रेम व अर्थ इलेक्ट्रोड के बीच अर्थ कंटिन्यूटी चालक का प्रतिरोध कम रखकर जंग रहित धातु भागों को उपलब्ध कराकर, जैसे अर्थ कंटिन्यूटी चालक ECC के साथ लग को जोड़ने के लिए बोल्ट व नट का उपयोग फ्रेम के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। ये नट और बोल्ट गैल्वेनाइज होने चाहिए। अर्थ इलेक्ट्रोड प्रतिरोध को यथासंभव न्यूनतम रखना चाहिए ताकि यह लीकेज प्रभावित होने पर किसी एक सुरक्षात्मक प्रणाली इकाई हो परिचालित कर मोटर की सप्लाई से अलग कर सके। इंसुलेशन परीक्षण से पूर्व कंटिन्यूटी परीक्षण की आवश्यकता नेसेसरी ऑफ कंटिन्यूटी टेस्ट बिफोर इंसुलेशन टेस्ट। जब वाइंडिंग व फ्रेम के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध का परीक्षण किया जाता है तो व्यवहारिक रूप से मेगर की एक फ्लोट को फ्रेम के साथ व दूसरी फ्लोट वाइंडिंग के किसी एक सिरे के साथ जोड़ी जाती है। इसी प्रकार जो वाइंडिंग से वाइंडिंग के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध का परीक्षण किया जाता है तो मेगर की एक प्रोड एक वाइंडिंग के सिरे के साथ मेगर की दूसरी प्रोड दूसरी वाइंडिंग के एक सिरे के साथ जोड़ी जाती है। इन सभी अवस्थाओं में यह माना जाता है कि वाइंडिंग की अवस्था सही है और एक वाइंडिंग के दो सिरों के बीच कंटिन्यूटी प्राप्त होती है। यह भी संभव है कि वाइंडिंग कहीं भी बीच में टूट गई है और वाइंडिंग के किसी भाग का प्रतिरोध अधिक है जबकि दूसरा भाग अर्थ हो गया है। अतः इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए निर्धारित किया गया है। इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण से पहले मोटर वाइंडिंग को कंटिन्यूटी परीक्षण किया जाए जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि वाइंडिंग अच्छी गलत में है और पूरी वाइंडिंग का इंसुलेशन भी सही है। कंटिन्यूटी टेस्ट जो होता है वाइंडिंग की कंटिन्यूटी परीक्षण के लिए टेस्ट लैंप का उपयोग पिक्चर 1 के अनुसार किया जाता है। सर्वप्रथम टर्मिनल के लिए लिंक खोल देना चाहिए। टेस्ट लैंप को फ्यूज और एक स्विच के साथ फेज तार की श्रेणी में जोड़ना चाहिए। दूसरा पिक्चर 1 के अनुसार टर्मिनल U1 में जोड़े सप्लाई व न्यूट्रल तार दूसरी टर्मिनल के साथ एक के बाद एक करके जोड़े। जिस टर्मिनल को जोड़ने के साथ लैंप प्रकाशित हो जाए वह टर्मिनल U2 होगा जैसा पिक्चर 1 में दर्शाया गया है। कंटिन्यूटी टेस्ट जो होता है वाइंडिंग के कंटिन्यूटी परीक्षण के लिए टेस्ट लैंप का उपयोग पिक्चर 1 के अनुसार किया जाता है। सर्वप्रथम टर्मिनल के लिए लिंक खोल देना चाहिए। टेस्ट लैंप को फ्यूज और एक स्विच के साथ फेज तार की श्रेणी में जोड़ना चाहिए। दूसरा पिक्चर 1 के अनुसार टर्मिनल U1 से जोड़े सप्लाई व न्यूट्रल तार टर्मिनल के साथ एक के बाद करके जोड़े। जिस टर्मिनल को जोड़ने के साथ लैंप प्रकाशित हो जाए वह टर्मिनल U2 होगा जैसे कि पिक्चर 1 में दर्शाया गया। इसी प्रकार अनवाइंडिंग के जोड़ा भी ज्ञात किया जाता है। लैंप का प्रकाशित होना दो टर्मिनलों के बीच की वाइंडिंग
कंटिन्यूटी को बताता है। यदि दो टर्मिनलों से अधिक टर्मिनलों के बीच लैंप तेज प्रकाशित होता है तो यह माना जाता है या माना जाएगा कि वाइंडिंग के बीच लघुपथ है, जो पिक्चर 1 में दर्शाया गया है। यह इस तरह से कनेक्शन किया जाता है। यह आपका शॉर्ट लिंक रिमूव्ड U1 V1 W1 W2 U2 V2 और ये लैंप है, ये 3 फेज का वाइंडिंग है। इसे कंटिन्यूटी टेस्ट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कंटिन्यूटी टेस्ट। अब बात करते हैं लैंप कंटिन्यूटी परीक्षण की सीमाएं। लेमिनेशन ऑफ लैंप कंटिन्यूटी टेस्ट। इस परीक्षण में केवल कंटिन्यूटी का ज्ञान होता है, परंतु एक ही वाइंडिंग के टर्नों के बीच लघु पथ होने से ज्ञान नहीं हो पाता। इसके लिए ओमीटर परीक्षण अधिक अच्छा होगा, जिससे कि निम्न प्रतिरोध रेंज होती है, जो अधिक शुद्धता के साथ वाइंडिंग का प्रतिरोध माप सकता है। अब बात करें 3 फेज प्रेरण मोटर में तीनों वाइंडिंग का प्रतिरोध समान होना चाहिए, जो थोड़ा बहुत कम अधिक हो सकता है। यदि केवल एक वाइंडिंग का प्रतिरोध कम हो तो यह दर्शाता है कि वाइंडिंग में लघुपथित है। बात करते हैं इंसुलेशन टेस्ट बिटवीन वाइंडिंग। जैसा पिक्चर 2 में दिखाया गया है, मेगर का एक टर्मिनल किसी भी वाइंडिंग के एक टर्मिनल के साथ जोड़ा गया है। जैसे पिक्चर 2 में U1 के साथ मेगर का दूसरा टर्मिनल किसी एक वाइंडिंग के एक सिरे से, जो कि पिक्चर 2 में WT से जोड़ा गया है। इस तरह से पिक्चर्स में दिखाया गया है कि हमारा W1 U2 और V2, W2 और V1, U2 और V1 और V2 और W1। इस तरह से यह तीनों वाइंडिंग है 3 फेज का, और इस तरह से हम इसको मेगर के द्वारा इसको टेस्ट किया जाता है। वाइंडिंग व फ्रेम के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध। इंसुलेशन रेसिस्टेंस बिटवीन वाइंडिंग एंड फ्रेम। जैसा कि पिक्चर 3 में दर्शाया गया है कि मेगर का एक टर्मिनल वाइंडिंग के एक फेज के साथ जोड़ा गया है और मेगर का दूसरा टर्मिनल फ्रेम के साथ जोड़ा गया है। जब मेगर हैंडल को निर्धारित गति से घुमाया जाता है तो प्राप्त पाठ्यांक 1 मेगा ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, इस तरह से हम लोग टेस्ट करते हैं। यह मेगर मीटर L और E और मेगर मीटर इसका हैंडल है, और इस तरह से इसका बॉडी और U से बॉडी और वाइंडिंग से टेस्ट किया जाता है। 1 मेगा ओम से कम पाठ्यांक वाइंडिंग व फ्रेम के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कमज़ोर बताता है। इस अवस्था में वाइंडिंग इंसुलेशन बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार अनवाइंडिंग के साथ परीक्षण पूरा करें। नेसेसिटी ऑफ फ्रेम अर्थिंग। विद्युत उपकरण व मशीन के फ्रेम को इसलिए अर्थ करना चाहिए। अर्थिंग प्रणाली व्यक्तियों और उपकरणों को अर्थ दोष होने पर सुरक्षा प्रदान करती है। फ्रेम को अर्थिंग करने का उद्देश्य यह है कि यह यथासंभव मोटर के नीचे चारों तरफ एक ऐसा सतह प्रदान करता है जिसका विभव एक समान होता है, जो शून्य के लगभग होता है। यथासंभव परम अर्थ विभव प्रदान करता है। नियमों के अनुसार सुरक्षा कारणों से मोटर का फ्रेम 2 विभिन्न अर्थ कनेक्शन से जुड़ा होना चाहिए। 2 अर्थ इलेक्ट्रोड से जुड़े हो। ये संयोजन उचित साइज के अर्थ कंटिन्यूटी चालक से जुड़े होने चाहिए। यदि विशेष रूप से दर्शाया गया है तो अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध 5 ओम व अर्थ कंटिन्यूटी चालक का प्रतिरोध 1 ओम होना चाहिए। अतः अर्थिंग प्रणाली का प्रतिरोध पर्याप्त रूप से न्यून होना चाहिए ताकि मोटर सर्किट की सुरक्षा प्रणाली परिचालित होकर अर्थ फॉल्ट की दशा में मोटर को प्रदान से अलग करे।